ये कहानी है दिसंबर 2012 की। ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स में पास होने के तुरंत बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिली थी और नौकरी में कंफर्मेशन मिलने बाद मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिल रही थी, इसीलिए मैंने गांव जाने का तय कर लिया। वैसे तो मेरा गांव बहुत ही सुंदर है, लेकिन कुछ रहस्यमयी चीज़ों के लिए भी मशहूर है। उनमें से एक कहानी मैं आज बताने जा रहा हूँ। उस वक्त गांव में जाने का एक ख़ास कारण भी था। हर साल उसी दौरान मेरे गांव में एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें हमारे गांव के महादेव मंदिर में रात भर एक विशेष महापूजा आयोजित की जाती है और गांव के सभी भक्त दर्शन लेने आते हैं और पूजा ख़त्म होने तक मंदिर में रात भर रुके रहते हैं और फिर सुबह घर वापस आते हैं। मेरे साथ मेरे दो चचेरे भाई राहुल भैया और सोनू गांव को आ रहे थे, इसीलिए मैं बहुत खुश था। सोचा मुझे उनकी कंपनी मिल जाएगी, नहीं तो गांव में अकेला रहकर बोर हो जाता। पूजा शुरू होने के 3 घंटे पहले ही हम गांव के घर पहुंच गए। फिर खाना खाकर और थोड़ा आराम करने के बाद हम तीनों मंदिर में जाने के लिए निकल ही रहे थे कि मेरी चाची ने हमें पुकारा और कहा, सुनो बच्चों, जितना मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। जो मंदिर की तरफ जाने का मुख्य रास्ता है वहीं से जाना, और याद रखो कोई और रास्ते से बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है? मुझे थोड़ी उत्सुकता जाग उठी और मैंने पूछा, क्यों चाची, क्यों नहीं जाए किसी और रास्ते से? मैं जानना चाहता हूँ क्या है वहाँ ऐसे। इस पर चाची ने थोड़े कठोरता से कहा, जितना कहा जाए उतना करो, बाकी की बातें छोड़ दो। फिर घर के बाहर कदम रखते ही एक बार फिर चाची ने चेतावनी दी और उनकी आंखों में मुझे अनकही चिंता साफ नजर आ रही थी। मुझे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी और मैं समझ गया कि चाची हमसे कुछ छिपा रही है। घर से कुछ कदम बाहर आते ही मैंने मेरे भाइयों से पूछा कि चाची ने ऐसे क्यों कहा, क्या किसी को इस बात का कारण पता है? इसका जवाब उनके पास भी नहीं था, तो हमने वो टॉपिक ही छोड़ दिया और मंदिर जाने के लिए रवाना हुए। गांव के रास्तों पर स्ट्रीट लाइट्स तो थे, लेकिन शहर जितनी मात्रा में नहीं होने के कारण जगह जगह अंधेरा छाया रहता था, इसीलिए थोड़ा डर सा लग रहा था। पर कुछ लोग हमारे नज़दीक से मंदिर की तरफ चल रहे थे, इसीलिए धीरे धीरे हमारा डर खत्म हो चुका था। घर से मंदिर पैदल जाए तो करीब 1 घंटे की दूरी पर था, पर हमारे मस्ती मजाक के बीच हम मंदिर कब पहुँचे ये हमें ही पता नहीं चला। फिर रात 3 बजे का समय था। मंदिर में महापूजा चल रही थी और हम कुछ समय के लिए मंदिर से कुछ कदम बाहर आए। तब अचानक छोटे भाई सोनू ने कहा कि उसे ठीक नहीं लग रहा है। उसका शरीर ऊपर से नीचे पूरी तरह काँप रहा था। मैंने उसके माथे पर हाथ लगाया तो तुरंत समझा कि उसे तेज़ बुखार है। उसके बाद अचानक उसे 3 बार उल्टियाँ हुई। हम सोच में पड़ गए कि अचानक उसे ऐसा बुखार कैसे आया। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी हम क्या करें, क्योंकि इतने रात को रिक्शा या कोई और वाहन तो मिलेगा नहीं और हमारा घर पैदल रास्ते से 1 घंटे की दूरी पर था। राहुल भैया ने कहा कि अभी हमें कैसे भी करके घर जाना पड़ेगा, परंतु इसकी हालत देख के लगता है कि अगर ये 1 घंटा चला तो इसकी सेहत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उतने में राहुल भैया बोले, अभी कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो शॉर्टकट से ही जाना पड़ेगा। भैया के ये शब्द सुनते ही मुझे थोड़ी घबराहट सी हुई, क्योंकि हमारे चाची ने 2-3 बार बड़े सख्ती से चेतावनी दी थी कि किसी भी शॉर्टकट से नहीं जाना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने भैया को चाची ने कही हुई बात याद दिलाई। तब मेरे बात को इग्नोर करते हुए भैया बोले, इसकी हालत दिख रही है ना तुम्हें? अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर जल्दी पहुंचना है तो शॉर्टकट से ही जाना पड़ेगा। जो होना है वो हम देख लेंगे।
पता नहीं क्यों, पर मुझे फिर भी थोड़ा अजीब सा डर लग रहा था, जैसे उस रास्ते पर कुछ अशुभ होने वाला हो। पर अभी सोनू की हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए हिम्मत जुटाकर हम सब रिटर्न जाने के रास्ते पर चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद हमें एक खेतों के बीच से शॉर्टकट दिखाई दिया और हम उसी पर चल निकले। चलते समय चाची ने बताई हुई बात याद आई और हम सब थोड़ी सतर्कता से ही चल रहे थे, और मुझे तुरंत अनुभव हुआ कि एक अलग सी अनजानी आहट थी उस मोड़ पर। थोड़े ही आगे चलने बाद हमें एक बहुत ही विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। हमने देखा कि एक नए शादीशुदा हुए दूल्हा और दुल्हन और साथ में 10-12 बाराती एक जगह बिना हिले बस खड़े हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें देखा, एक बहुत ही अमानवीय ढंग से हमें देखकर मुस्कुराते हुए हमें ताक रहे थे, जैसे कोई शेर अपने शिकार को गौर से देखता हो। हमें यह दृश्य बहुत ही असामान्य लगा, क्योंकि रात के 3:30 बजे कौन सी बारात ऐसे बीच रास्ते पर असाधारण तरीके से बिना हिले बस खड़े रहकर विक्षिप्त ढंग से मुस्कुराते रहे हो। जब हम उनके नज़दीक से गुजरे तब वो सभी लोग हमें इस तरह से घूर रहे थे मानो उन्हें हमारा ही इंतज़ार था। उनकी नज़र में एक गुमनाम सा खौफ था, एक अजीब सी कश्मकश थी। ऐसे लग रहा था जैसे उनके आंखों में कई दर्द छिपे हों। डर के मारे कुछ समय के बाद हम उनसे नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे। जैसे ही हम उनके नज़दीक से गुजरे, वो सारे बाराती हमारी ओर देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। किसी का इतना अजीबोगरीब रोना हमने आज तक नहीं देखा। ऐसे लग रहा था जैसे उनके रोने में एक अलग ही तड़प, एक अलग ही बेचैनी थी। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनसे पूछा, आप सब क्यों रो रहे हो? आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। इस प्रश्न पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और रोए ही जा रहे थे। फिर राहुल भैया ने भी उनसे वही प्रश्न पूछा, पर इस बार भी वो बिना कुछ बोले बस रोए ही जा रहे थे। हमें ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, और अचानक राहुल भैया ने हमें आगे चलने कहा, मानो उन्हें कोई बात याद आ गई हो, और बोले, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो, बस मेरे साथ आगे चलते रहो और अभी कोई पीछे नहीं देखेगा, बस चलते रहो, बाद में सब बता दूंगा। भैया के आवाज़ में हमें थोड़ा डर मालूम पड़ रहा था। जैसे ही हम कुछ कदम आगे चले तब उनका रोना अचानक से बंद हुआ। तब ही मुझे बड़ी उत्सुकता होने लगी कि ये असल में क्या गड़बड़ी है। फिर मुझे हमारे पीछे थोड़ी हलचल मालूम पड़ी। ऐसे लग रहा था जैसे वो हमारा पीछा कर रहे हो, इसीलिए मैंने छुपके से पीछे मुड़कर देखा। वो सब हमें ही देख रहे थे और उनके आंखों में अभी भी मुझे एक अलग सी सनसनी दिखाई दे रही थी। फिर अचानक वो सारे बाराती ज़ोरों से रोते हुए और कुछ अलग सी विचित्र कराहती आवाज़ करते हुए हमारे तरफ भागकर आने लगे, और अगले दृश्य ने तो मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिए। ऐसी अनहोनी मेरे समझ के बाहर थी, क्योंकि ऐसा भयानक दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा था। मैंने देखा कि दुल्हन बिना सिर के चल रही है, और जब मैंने हिम्मत करके थोड़े गौर से देखा तो समझा वो खुद का सर अपने ही हाथ में लेकर चल रही है। ये भयंकर अमानवीय दृश्य देखते ही मैं चीख उठा और मेरे हाथ पैर कांपने लगे, पर मैंने अपने आप को जैसे वैसे संभाला और भागने लगा। मैंने दोनों भाइयों का हाथ पकड़ा और उनको खींच के भागने लगा। मैंने चिल्लाकर भाइयों से कहा कि कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। जिस तरह से दुल्हन अपना सिर उसके हाथ में लेकर चल रही थी, मैं समझ गया था ये इंसान नहीं आत्माएं हैं। लेकिन उन रूहों के रोने और चीखने की आवाज़ हमें इतने नज़दीक से आ रही थी मानो हमारे एकदम करीब आ चुके हो। हम पूरी जान लगा के भाग रहे थे, पर वो आत्माएं हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। फिर धीरे धीरे उनके रोने की आवाज़ कम होने लगी और बाद में वो आवाज़ें आनी बंद हो गई।
हमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि पीछे मुड़कर देखें कि क्या वो अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं या नहीं। हम घर पहुंचने तक हाफते हुए अपनी जान बचाकर भागते ही रहे। कुछ ही देर में जैसे वैसे घर पहुंचे और सीधा घर लॉक करके एक कमरे में हम सब रुके रहे। हम सब इतने डर गए थे कि हमारे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। हमने जो भी अनुभव किया वो सपना था या सच, ये अंदर ही समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम अब तक यही मानते थे कि भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। पर आज उन रूहों को साक्षात देखकर हमारा दिमाग ही घूम गया था। राहुल भैया ने सोनू को बुखार की दवाई दी और कुछ ही समय में सोनू सो गया, पर मैं और राहुल भैया रात भर डर के मारे सो नहीं पाए। फिर सुबह 6 के करीब चाची आ गई और हमने उन्हें सारी घटना बता दी। तब चाची हम पर थोड़ी चिल्लाई, पर तुरंत हमारी नज़र उतारने लगी। फिर चाची ने उस दुल्हन की कहानी हमें बताने लगी। 10 साल पहले यहाँ एक शादी हुई थी। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और लड़का उतना ही सरल और काबिल। शादी होने के बाद बारात घर पहुंची रही थी कि अचानक उन पर कुछ लोगों ने मिलकर हमला किया और उस घटना में सारे बाराती और वो नई शादीशुदा जोड़े सभी का मर्डर किया गया। दुल्हन का तो सर उसके धड़ से अलग करके फेंक दिया गया था। बहुत बुरा हुआ उन बेचारों के साथ। भगवान करे ऐसी मौत कभी किसी को ना मिले। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उन मासूम लोगों की घृण हत्या किसने की थी, पर उनकी आत्माएं अभी भी तड़प रही है और अगर कोई उनके ज़्यादा नज़दीक जाए तो उनकी मौत निश्चित हो जाती है। वो सब अभी भी उनके खूनी के तलाश में हैं और तुम सब बड़े भाग्यशाली हो जो तुम उनके चंगुल से बच निकले। और इस गांव के तांत्रिकों ने चेतावनी दी थी कि जो व्यक्ति ये गांव का ना हो उसे ये राज नहीं समझना चाहिए, और इसके पीछे का कारण उन्होंने किसी को नहीं बताया, इसीलिए मैंने तुम्हें ये चीज़ नहीं बताई। इतना कहकर चाची ने कहानी ख़त्म की और सोनू के स्वास्थ्य की जांच करने चली गई। फिर मैं और राहुल भैया सोने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें कई रातों तक नींद ही नहीं आ पाई। अब इस घटना को हुए 9 साल बीत गए हैं, पर वो घटना मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। कभी कभी नींद में पूरी घटना वापस आंखों के सामने खड़ी हो जाती है और नींद उड़ जाती है। उसके बाद मैं और मेरे दोनों भाई कई बार गाँव गए, पर शाम के बाद घर के बाहर वापस कभी नहीं निकले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप ऐसे ही रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।